गॉल स्टोन्स, जिसको आप नॉर्मली कहते हैं पित्ते की पत्थरी हो गई है, तो वो हमारी टाइप्स होती हैं, 2 तरह की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं कोलेस्ट्रॉल वाले और दूसरे होते हैं पिगमेंट वाले। इनके नाम से पता चल रहा है जो कोलेस्ट्रॉल वाले होंगे उनमें कोलेस्ट्रॉल होगा। कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट, ठीक है। और जो पिगमेंट वाले होते हैं उसमें पिगमेंट होता है, ठीक है, मतलब वो पिगमेंटेड होते हैं, उसमें कलर आता है प्रॉपर, ठीक है। तो वो जो होते हैं पिगमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास हो जाता है कि बिलीरुबिन और कैल्शियम डिपोजिशन होती है, ठीक है। जो पिगमेंट टोन्स होते हैं ना उसमें बिलीरुबिन और कैल्शियम ज़्यादा होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। फिर हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं कि किस तरह से ये होता है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास राइट हेपेटिक डक्ट होती है और लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट होती है, वो लिवर से निकलती है, ठीक है। और हमारे पास जो गॉल ब्लैडर होता है उसके अंदर से सिस्टिक डक्ट निकलती है। राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके बना देते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो जाती है डिड्यूनम के सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या होता है कि जो भी बाइल होता है, जो भी फॉर्मेशन होती है वो उस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू डिड्यूनम में आ जाती है, और वहाँ पे बाइल का काम क्या होता है कि जो भी हमने फैट्स खाई होती हैं उनको इमल्सिफाई कर देता है बाइल, ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होता है कि ये यूरोबिलिनोजिन बना देता है, जो हमारे स्टूल के अंदर पास आउट होता है और स्टूल को करेक्टरिस्टिक कलर देता है स्टूल का, ठीक है, जो नॉर्मली होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बाइल फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो क्या होगा, हमारे पास जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स वाला काम था वो भी नहीं होगी, हमारी फैट्स डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है। और पेशेंट कंप्लेन करेगा, जी डॉक्टर साहब जब भी मैं फ़ैटी चीज़ खाता हूँ तो मेरे ये साइंस आते हैं जो हम क्लिनिकल फीचर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा ये कि उसके जो पेल उसका जो नॉर्मल कलर होता है स्टूल का वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं। पैथोजेनेसिस हम इसकी देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, उसको रिमूवल पाथवे उसका क्या होता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए जो मैकेनिज़्म है वो क्या है कि वो हमारे पास जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो बाइल फॉर्मेशन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है स्टूल में, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाए, तो वो क्या होगा कि वो जो बाइल के अंदर नॉर्मली सॉल्युबल हो रहा था कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, आप खुद सोचें एक पानी है उसके अंदर आप सोल्यूट्स डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, एक हद तक वो सॉल्युबल होंगे, लेकिन अगर वो सोल्यूट्स अपनी एक्सेस में हो जाते हैं तो वो उसमें सॉल्युबल नहीं होंगे और वहाँ पर वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएंगे। यही केस यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल में है कि नॉर्मली तो कोलेस्ट्रॉल उसमें सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है अलॉन्ग विद द बाइल सॉल्ट्स एंड लेसिथिन इन द बाइल, ठीक है, बाइल सॉल्युबल हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है बॉडी में। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस हो जाता है तो वो सॉल्युबल होने की बजाय क्रिस्टलाइन होना शुरू हो जाता है और क्रिस्टल डिपॉजिट्स हमें नज़र आते हैं, तो इसको हम कहते हैं दीज आर द क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बाइल्स, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे पास गॉल स्टोन्स होते हैं, ठीक है। ये एक टाइप होगी हमारे गॉल स्टोन्स की, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स। आगे उन्होंने बताया हुआ कि कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है अगर हाइपोमोबिलिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर हो, कि एक तो बंदा पहले ही कोलेस्ट्रॉल बड़ा खा रहा है, ठीक है, ऊपर से जो है ना गॉल ब्लैडर की स्टेसिस हो गई है, वो हाइपोमोबाइल हो गया है, ठीक है। तो उस वजह से या न्यूक्लिएशन की वजह से या म्यूकस हाइपर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की गॉल स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाती है और इसकी वजह से फिर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने पैथोजेनेसिस बताई हुई, ये तो हो गई ना पैथोजेनेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स किस तरह से बनते हैं। फिर हम देखते हैं पिगमेंट स्टोन्स कैसे बनते हैं। पिगमेंट स्टोन्स फॉर्म व्हेन द बाइल कंटेन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ ये क्या होता है दरअसल, कि मैंने आपको बताया कि जो बिलीरुबिन होता है ना, बिलीरुबिन, ठीक है, ये ना हमारे जो रेड सेल्स होते हैं ना, आरबीसीज, ठीक है, उनके तो आपको पता है कि 120 डेज़ के बाद उन्होंने मर जाना होता है, ठीक है। जब वो मरते हैं ना तो उनमें से हीम निकलती है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमारे पास आरबीसीज होते हैं, उनको मैक्रोफेजेस खाते हैं, उसमें से हीमोग्लोबिन निकलती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर से फिर हीम निकलती है और ग्लोबिन निकलती है। जो हीम होती है वो तो आयरन होती है ना, तो वो रिसाइकल हो जाती है बॉडी में, लेकिन जो ग्लोबिन होती है ना और मतलब आयरन और पोरफायरिन निकलता है। अब जो प्रोटोपोरफायरिन होता है ना वो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड है, ये किसी के साथ मिला हुआ नहीं है, हाली बिलीरुबिन है। तो ये
ये जो बिलीरुबिन होता है ना, इसको एल्ब्यूमिन पकड़ के ले जाता है लिवर में, ठीक है। और लिवर इसको जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ना, इसको कॉन्जुगेट करता है, कॉन्जुगेट करके बिलीरुबिन को बाइल में रिलीज़ कर देता है और बाइल हमारी फीसिस में एलिमिनेट हो जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म था। आरबीसीज टूटे, उसमें से हीम निकली, ग्लोबिन निकली, प्रोटोपोरफायरिन निकली, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एल्ब्यूमिन पकड़ के उसको लिवर में ले गई, लिवर ने उसको कॉन्जुगेट करके बाइल में रिलीज़ कर दिया, जाओ तुम अब बाहर बॉडी से निकलो, ठीक है। ये तो हमारे पास नॉर्मल मैकेनिज्म था। लेकिन अब ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास ऐसा कोई भी कॉज हो जिसकी वजह से क्या हो कि लिवर जो है वो हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था उसको नहीं बना पा रहा, ठीक है। क्या हो रहा है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा किसी तरीके से, कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से लिवर जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसे लोग हैं, आपको पता है ये जो आरबीसीज़ की मैंने अभी आपको बताई है एग्जांपल, कि आरबीसीज़ हिमोलाइसिस उनकी ज़्यादा हो जाए, जो नॉर्मली हमारे पास आरबीसीज़ टूट रहे थे और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन निकल रहा था, कुछ ऐसा हो कि हमारे पास आरबीसीज़ अपनी हद से ज़्यादा टूटना शुरू हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग होते हैं, उनको हीमोलाइटिक एनीमिया की डिज़ीज़ होती है, सिकल सेल एनीमिया, उनके ऐसे आरबीसीज़ होते हैं जो इतने मतलब अच्छे नहीं बनते ना, तो वो टूटते जाते हैं, इतनी ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन निकालते जाते हैं। बिलीरुबिन अब अनकॉन्जुगेटेड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लिवर कहता है मैं तो नहीं इतने ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेट कर सकता, मैं तो थक जाऊँगा, ठीक है। अब वो जब एक्सेस में हो जाते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, और लिवर भी अपना काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो उसकी वजह से पिगमेंट स्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि उन्होंने बताया हुआ कि लिवर फ्लूक्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी अगर इन्फेक्शंस हो जाए बिलियरी ट्रैक्ट का, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो कि वो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बॉडी में एलिमिनेट नहीं हो रहा और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा बनता जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास चीज़ आनी है वो क्या होनी है कि हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और वो कैल्शियम के साथ मिलेगा और हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना देगा, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट स्टोन्स। So this was the whole story of pathogenesis of the formation of cholesterol bile stones and the gallstones and your pigment gallstones. Pigment gallstones में याद रखना unconjugated bilirubin ज़्यादा हो जाता है which combines with calcium and formation of pigment stones, ठीक है। और आपके पास जो gallstones होते हैं वो हमारे पास होते हैं मोस्टली अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइपोमोबिलिटी हो, गॉल ब्लैडर की म्यूकस हाइपर सिक्रीशन हो। उसके बाद हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं कि गॉलस्टोन के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। एज एंड जेंडर, ठीक है, एज जितनी ज़्यादा होगी और जेंडर मोस्टली आपने याद रखना है ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ट्वाइस कॉमन इन वुमेन एज़ कम्पेयर टू मैन, तो ज़्यादा एज और साथ में वुमेन के अंदर। उसके बाद हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया से भी ये डिफ़र कर सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल हो सकता है। इन्वायरमेंटल में ये है कि एस्ट्रोजन, मैंने आपको बताया ना कि फ़ीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल के अपटेक और सिंथेसिस को ज़्यादा करता है और उसकी वजह से एक्सेस बिलियरी सिक्रीशन होती है कोलेस्ट्रॉल में ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से जो फीमेल्स होती हैं और ऊपर से एस्ट्रोजन्स भी उनके अंदर ज़्यादा होते हैं और वो जब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा यूज़ करती हैं, ठीक है, या प्रेगनेंसी अगर होती है तो उनके अंदर क्या होता है कि इसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और अगर फीमेल्स जो हैं वो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी यूज़ कर रही हैं और एस्ट्रोजन्स भी ले रही हैं, मतलब, और ओबीज़ भी हैं, वेट ओबीज़ भी हैं, ठीक है, तो साथ में ये फिर इसके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। वेट लॉस, रैपिड वेट लॉस होता है और हमारे पास जो है ट्रीटमेंट विद द हाइपोकोलेस्ट्रोलिमिक एजेंट्स जो हैं, फिर हम क्लोफाइब्रेट की वजह से क्या होता है कि जब वो लेते हैं ना तो फिर बिलियरी कोलेस्ट्रॉल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और गॉलस्टोन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पे प्रेगनेंसी है, रैपिड वेट लॉस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, इस वजह से हमारे पास जो है हमारे पास इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो डिस्कस्ड अबाउट कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके एज से वेरी कर सकते हैं, जेंडर, फीमेल, एथनिक, जियोग्राफिकल, हेरिडिटरी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल, एक्वायर्ड डिसऑर्डर। तो इन्होंने जो टेबल 16.6 लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली इसमें अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है रिस्क फैक्टर्स का कि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं वो वेरी करते हैं डेमोग्राफिकली एरियाज से, एडवांसिंग एज, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल जेंडर, ओरल कंट्रासेप्टिव्स यूज़, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, रैपिड वेट रिडक्शन,
गॉल ब्लैडर स्टेसिस, ठीक है। और हमारे पास जो है क्या है, इनबॉर्न डिसऑर्डर्स ऑफ बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म, डिसलिपिडेमिया सिंड्रोम्स, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स में होता है। और पिगमेंट्स में क्या होता है, पिगमेंट स्टोन्स में डेमोग्राफी की वजह से, क्रोनिक हेमोलाइसिस की वजह से जो हमने देखा, ठीक है, याद रखना है ये जो हमारे पास हेमोलाइसिस की वजह से जो होता है वो पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। मैंने आपको मैकेनिज्म उसका बताया है कि किस तरह से पिगमेंट स्टोन्स, क्योंकि एक्चुअली उसमें बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है। बिलियरी इन्फेक्शन एंड जीआईटी डिसऑर्डर्स, लाइक जो हमने देखे ना वो बिलियरी इन्फेक्शन, लाइक जो हमारे पास है फ्लूक्स वगैरह की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और फिर लिवर काम नहीं करता, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है। जीआईटी डिसऑर्डर्स लाइक इलियल डिजीज़, क्रोहन्स डिजीज़, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। फिर मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में भी हमने उसी तरह देखना होता है। तो हमने टाइप्स देखी हैं तो कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट स्टोन्स की, उसी तरह हमने मॉर्फोलॉजी देखनी होती है सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की। अब जो प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं वो पेल येलो कलर के होते हैं, जैसे कि आपको 16.39 फिगर में नज़र आ रहे हैं ना ये कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना येलो कलर के, आपको गोल्डन येलो, ऐसे जैसे सोने पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, वैसे पेल येलो कलर के होते हैं। और ये याद रखने हैं कि रेडियोल्यूसेंट होते हैं, ठीक है, रेडियोल्यूसेंट होते हैं, अपने अंदर से जो है वो लाइट को पास करते हैं, रेडियोल्यूसेंट होते हैं ये, ठीक है। और जो पिगमेंट स्टोन्स होते हैं ना, ये आपको 16.40 में नज़र आ रहे हैं ना जो स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स हैं, ये ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनमें, याद रख लें। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो हैं वो किस कलर के हैं, गोल्डन येलो कलर के हैं। और जो आपके पास गॉल स्टोन्स हैं ये वाले पिगमेंट वाले, वो आपके ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। और ये भी डिफरेंस है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं वो रेडियोल्यूसेंट होते हैं, जबकि जो आपके पिगमेंट स्टोन्स होते हैं वो आपके रेडियो ओपेक होते हैं, ठीक है, अपने अंदर लाइट पास नहीं करते। आगे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया हुआ है कि जो ब्लैक पिगमेंट स्टोन्स होते हैं वो स्टेराइल गॉल ब्लैडर के अंदर होते हैं, बाइल के अंदर, स्टेराइल बाइल के अंदर, जबकि जो हमारे पास ब्राउन स्टोन्स होते हैं वो इन्फेक्टेड जो इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्राहेपेटिक डक्ट्स होते हैं उनके अंदर होते हैं। अब स्टोन्स के अंदर हमारे पास जो है क्या होगा, ऑब्वियसली पिगमेंट वाले हमने पढ़ा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मिलेगा, कैल्शियम सॉल्ट्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ हमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स मिल सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल मिल सकता है। और जो ब्लैक स्टोन्स होते हैं, ठीक है, ये फ्रिजाइल होते हैं, ठीक है। एक आपने इस बात याद नहीं है, स्टेराइल होते हैं, दूसरा ये फ्रिजाइल होते हैं, ठीक है, बहुत ही नाजुक से होते हैं ये। और जो ब्राउन वाले होते हैं, जो येलो ब्राउन होते हैं ना, वो हमारे पास थोड़े सोप लाइक होते हैं, ग्रीजी से, सॉफ्ट से होते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल के एक जो कलर का डिफरेंस आ जाता है स्टोन्स का दोनों का, और दूसरा ये रेडियोपेक और रेडियोल्यूसेंट का डिफरेंस आ जाता है, और तीसरा ये कि स्टेराइल और इन्फेक्टेड का डिफरेंस आ जाता है, और दूसरा फॉर्मेशन पैथोजेनेसिस थोड़ी डिफरेंस है। तो इस तरह से आपने इसकी डिफरेंस याद रखना है दोनों के स्टोन्स में। क्लिनिकल फीचर्स में हम देखते हैं तो वैसे अगर इंडिविजुअल्स हैं एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं अगर उनके अंदर स्टोन्स हों, लेकिन फिर उनको एकदम से अगर वो बड़े हो जाते हैं तो राइट अपर क्वाड्रेंट एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ना इनको बिलियरी पेन होती है विच इज़ कॉज्ड बाय द गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन। फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये SCQ में आती होती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी। ऑब्वियसली वहाँ पे गॉल स्टोन्स जो हैं वो फंस गए हुए हैं, ठीक है, अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते प्रॉपरली, ठीक है, तो हम क्या हो सकता है वहाँ पे पस बन सकती है, परफोरेशन हो सकती है, फिस्टुलास बन सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस हो सकती है, और पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो वहाँ से मूव करके ना तो एडजेसेंट लूप ऑफ स्मॉल बोन में चले जाते हैं और क्या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, जिसको हम गॉल स्टोन आइलियस कहते हैं।